हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे सुरक्षा बलों ने अपने आप को बार बार साबित किया है, चाहे हौसला हो या सुरक्षा बलों के हथियार। इस खास कार्यक्रम में पहुंचाएंगे रक्षा सुरक्षा रणनीति से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक। तो शुरुआत करते हैं आज का रक्षक। पिछले 31 तारीख को 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गए। लेकिन इसमें खास बात क्या है? इसका मतलब यह है कि आधुनिक तकनीक से लैस राफेल विमानों की संख्या जल्दी ही बढ़कर 21 तक हो जाएगी। इसमें बड़ी बात यह भी है कि अभी तक फ्रांस से आने वाले नए राफेल विमानों को अंबाला बेस के अलावा बंगाल के हाशीमारा बेस पर भी भेजा जा रहा है, जहां दूसरी स्क्वाड्रन बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। यानी पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ राफेल की मौजूदगी। तीन राफेल लड़ाकू विमानों की नई खेप बुधवार 31 मार्च को हिंदुस्तान पहुंच गई। तीनों लड़ाकू विमानों ने फ्रांस में हिंदुस्तान की लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर 31 मार्च की शाम को पहुंच गए। इन तीनों विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत के पास कुल राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या अब 14 हो गई है। ये सभी अंबाला में मौजूद वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं और ये 3 नए राफेल भी अंबाला स्क्वाड्रन का ही हिस्सा होंगे। इसी के साथ अब इंतजार उन 5 राफेल लड़ाकू विमानों का है जो अप्रैल के आखिर में भारत पहुंचेंगी। खास बात यह है कि इन विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। चीन से लगती पूर्वी सीमा की निगरानी के लिए यह बेहद अहम हो जाता है कि इनकी जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल हाशीमारा बेस से आसानी से किया जा सकेगा। राफेल विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आई थी। भारत ने फ्रांस से करीब 58,000 करोड़ रुपए में 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए साल 2015 में अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में हुए एक कार्यक्रम में राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। 3 विमानों की दूसरी खेप 3 नवंबर को भारत आई थी, जबकि 3 और विमानों की तीसरी खेप 27 जनवरी को यहां पहुंची थी। हाशीमारा एयरबेस चीन और भूटान ट्रांजैक्शन के करीब है। ऐसे में राफेल का स्क्वाड्रन चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी होगा। हाशीमारा में तैनात होने वाले राफेल फाइटर जेट्स की जिम्मेदारी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक से सटी सीमाओं तक की होगी। हाशीमारा बेस उसी विवादित डोकलाम इलाके के बेहद करीब है, जहां वर्ष 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 75 दिनों का लंबा स्टैंड ऑफ हुआ था। और एयर पावर की ये खूबी है, ये खासियत है कि वो जो है एक जगह से अटैक नहीं कर सकता, क्षमता तो रखता है
पर वो कई जगह जा सकता है। तो उसका ऑपरेशनली कहाँ पे उनकी बेसिंग होगी, अगर लड़ाई होने वाली है तो क्या वो सब हाशिमारा में रहेंगे? जी नहीं, उनके ऑपरेशन बेसिस होते हैं और वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो उस हिसाब से वायुसेना का एक प्लान होता है, ऑपरेशनल प्लान होता है। तो कुछ जहाज़ हाशिमारा में हैं, कुछ जहाज़ अम्बाला में रहे और तो दोनों फ्रंट एक तरह से मतलब उनको देखा जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो सब के सब वेस्टर्न फ्रंट भी जा सकते हैं, ईस्टर्न फ्रंट जा सकते हैं। अब राफेल की क्षमताओं पे नजर डालें तो इस लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस यानी रेंज 3700 किलोमीटर है। साथ ही इसमें 2 भरोसेमंद इंजन भी हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंबिंग 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन, पाकिस्तान के विमानों को भी मात देता है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, फ्लाइट रिफ्यूलर्स होते हैं जो कि हवा में ईंधन भरते हैं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवैक्स होते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं, जैमर्स होते हैं। तो ये सब एक सिस्टम बनता है। तो जब भी कोई सिस्टम में इजाफा होता है तो उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ती है। एक बार फ्यूल भरने के बाद ये लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। ये हवा में ही फ्यूल को भर सकता है, जैसा इसने फ्रांस से भारत आते हुए किया था। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है, ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। भारत को मिले राफेल लड़ाकू विमान करीबन 24,500 किलोग्राम तक भार उठाने में भी सक्षम हैं। यानी भारत की वायु शक्ति अब दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या सऊदी अरब और क्या यूएई, इन तमाम देशों के बीच भारतीय वायुसेना के कौशल और जाबाजी ने यूएई के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में सबको हैरान करके रख दिया। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI युद्धक विमानों ने पहली बार हिस्सा लिया। यह ऐसा मौका भी रहा जहां भारतीय वायुसेना ने दुनिया के शीर्ष सेनाओं के बीच अपनी क्षमताओं को भी परखा। संयुक्त अरब अमीरात का एयरफोर्स बेस अल दाफरा, जहां हुआ मल्टीलैटरल युद्धाभ्यास। लेकिन इस बार खास था, भारतीय वायुसेना की पहली बार भागीदारी। इस बार डेजर्ट फ्लैग में सबकी निगाहें थी भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर। Su-30 MKI दुनिया भर में अपनी बेहतरीन क्षमताओं के लिए जानी जाती है। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास का उद्देश्य ही है अलग अलग परिस्थितियों को लेकर सेनाओं को तैयार करना, सामरिक क्षमताओं को तेज करना और प्रतिभागी सैन्य बलों के बीच
घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना। अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने विभिन्न प्रकार के अनेक विमानों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध की परिस्थितियों में लार्ज फोर्स एंगेजमेंट मिशन को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना ने दिन और रात दोनों समय सभी नियोजित मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डेजर्ट फ्लैग 6 याद किया जाएगा सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भविष्य की रूपरेखा का निर्माण करना। आज से 50 साल पहले भारत ने मुक्ति की एक ऐसी आकांक्षा को आवाज दी, सहारा दिया, जिसने एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। मुक्ति की वो आकांक्षा थी बांग्लादेशियों को, जो अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ने निकल पड़े थे, लेकिन उनके इस सफर में कंधे से कंधे मिलाए था भारत। लेकिन मुक्ति की वो कहानी है क्या, जिसे नमन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा पहुंचे ढाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर मुक्ति योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए, ये जश्न है उस स्वर्णिम विजय की जिसके 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं। लेकिन स्वर्णिम विजय वर्ष के पीछे की कहानी बार बार याद आती है और आने वाली पीढ़ियों को भी ये कहानी सुननी चाहिए। पाकिस्तान, जो जन्म से ही दो भौगोलिक हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि शेख मुजीब पाकिस्तान पर शासन करें। उन्होंने अवामी लीग के बहुमत को नकार दिया। ये एक धोखा था पूर्वी पाकिस्तान की जनता के साथ। नतीजतन पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग उठने लगी। So at that night, 25th March, lot of killing. Whole Dhaka city was full of fire. People were crying for saving their life. 25 मार्च को ढाका में नरसंहार शुरू हुआ। पाक सेना ने निहत्थे लोगों को मारा। लाखों पूर्वी पाकिस्तानी तब मारे गए। The Pakistanis during this period, बांग्लादेशी नागरिकों ने अपने संसाधनों को जमा कर एक हथियारबंद दल बनाया, जिसका लक्ष्य था पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों और भेदभाव से आजादी, यानी मुक्ति। यही हथियारबंद दल आगे जाकर कहलाया मुक्ति वाहिनी।
पूर्वी पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में भारत से लगी सीमाओं पर पाकिस्तानी वायुसेना ने कई हिमाकतें की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास मौजूद आधुनिकतम फाइटर जेट माने जाने वाले कई सेबर्स तबाह हो गए। 8 और 9 दिसंबर 1971 की आधी रात को भारतीय नौसेना के अभियान ने पाकिस्तान के कई मुख्य युद्धक जहाजों को कराची बंदरगाह के नजदीक ही ध्वस्त कर दिया। 8 दिसंबर को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने पूर्वी पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण का संदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय सेना ने जबरदस्त पलटवार किया। यह हमला इतना विनाशकारी था कि पाकिस्तान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर भारत का कब्जा हो गया। 15 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के सेना कमांडर जनरल अमीर अब्दुल खान नियाजी को आत्मसमर्पण का आखिरी संदेश भेजा गया। उन्होंने कुछ शर्तें थोपनी चाही, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कहा कि आत्मसमर्पण बिना शर्त होगा, और हुआ भी वैसा ही। दुनिया के सैन्य युद्धों के इतिहास में पाकिस्तानी सेना की ये हार सबसे शर्मनाक हारों में से एक मानी जाती है, क्योंकि करीब 1 लाख पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और हजारों की जानें गईं। सैकड़ों भारतीय जांबाजों ने भी अपनी जानें गंवाईं, लेकिन उन्होंने इतिहास ही नहीं लिखा, बल्कि भारतीय सेना ने भूगोल बदल डाला। The Indian armed forces are taking retaliatory measures to repel Pakistani aggression. The Mukti Bahini gains strength. भारत और बांग्लादेश मुक्ति के 50वें वर्ष में इस कोशिश में हैं कि इस मौके को यादगार बनाया जाए। जहां संदेश हो अत्याचार अन्याय के खिलाफ ऐतिहासिक साझा जंग की, लोकतांत्रिक मूल्यों की, साथ साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने की, और हर मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने की। और पिछले हफ्तों में क्या रही रक्षा क्षेत्र की और महत्वपूर्ण खबरें, देखिए 10 का दम में। रक्षा मंत्रालय ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ 1300 हल्के विशेष वाहनों की खरीद को लेकर करार किया है। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने सेना में करीब 1056 करोड़ रुपए की लागत से 1300 हल्के विशेष वाहनों की आपूर्ति के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये छोटे लड़ाकू वाहन हथियार, गोला बारूद के खिलाफ चौतरफा सुरक्षा देने में बेहद कारगर हैं। रक्षा उपकरण बनाने वाली निजी कंपनी कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम ने भारतीय सेना को मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइलों की 1000 नंबर्स की आपूर्ति कर दी है।
यह मिसाइल सिस्टम बेहद आधुनिक है, जिसमें उन्नत किस्म की एरे रडार का उपयोग किया गया है। साथ ही इसके अंदर कमांड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर्स और एडवांस इंटरसेप्टर्स भी लगाए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में सुधार के तहत भारतीय सेना ने देश भर में फैले अपने 130 मिलिट्री फॉर्म्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। यहाँ तैनात सभी सैन्य अधिकारी और सिविल डिफेंस कर्मचारियों को सेना की दूसरी रेजिमेंट्स और यूनिट में तैनात कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इन फॉर्म्स पर करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आता था। सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों को पैकेज मिल की सप्लाई ज़्यादा होती है, इसीलिए इन फॉर्म्स को बंद करने का फैसला लिया गया है। डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 9 किलोग्राम है। रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने फ्रंट हार्ड आर्मर्ड पैनल जैकेट का परीक्षण चंडीगढ़ की प्रयोगशाला में किया है और इसके लिए जरूरी BIS मानकों को भी पूरा किया है। गुरुवार को CDS जनरल विपिन रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में जॉइंट लॉजिस्टिक नोड की शुरुआत की। इससे पहले गुवाहाटी पोर्ट ब्लेयर में जॉइंट लॉजिस्टिक नोड शुरू किए जा चुके हैं। सरकार ने नवंबर 2020 में तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर और मुंबई में 3 जॉइंट लॉजिस्टिक नोड को मंजूरी प्रदान की थी। जॉइंट लॉजिस्टिक नोड के जरिए छोटे हथियार, गोला बारूद, राशन, ईंधन, तेल, सामान्य स्टोर, सिविल परिवहन की आपूर्ति तीनों सेनाओं को की जाएगी। भारतीय सेना की 40 साल तक सेवा करने के बाद 2 आर्टिलरी गन प्रणालियों को हाल ही में रिटायर कर दिया गया है। 133 mm स्वचालित M46 प्रक्षेपक तोप तथा 160 mm टेम्पेला मोटार, जिसे सेना ने 1981 में शामिल किया गया था, हाल ही में रिटायर कर दिया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत में पिछले 5 साल में हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है। भारत के 3 सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता रूस, फ्रांस और इजराइल रहे। भारत अमेरिका स्पेशल फोर्सेस का संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित किया गया। भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की सेनाएं 4 अप्रैल से बांग्लादेश में शुरू हो रहे संयुक्त अभ्यास आग्रो सेना में हिस्सा ले रही हैं। नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-58। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-58 को हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय सेना में कमीशन किया गया। यह जहाज अपने चालक दल के अलावा 160 सैनिकों के साथ विभिन्न प्रकार के सैन्य साजो सामान, मैन बैटल टैंक, BMP लड़ाकू बख्तरबंद वाहन के रूप में 900 टन से ज़्यादा वजन ले जाने में सक्षम है। बारह 12,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मन को चौंकाते हुए उनकी घर में घुस जाना और फिर निर्वाह कार्रवाई, यानी दुश्मन को सोचने का बिल्कुल समय न देना। और इस जाबाजी को अंजाम देते हैं हमारे भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर्स। अपनी इसी जाबाजी की एक झलक उन्होंने दिखाई हमारी सेना के जवानों ने पिछले दिनों आगरा में, वो भी दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री के सामने, जो अब हमारा एक बड़ा रक्षा साझेदार बनता जा रहा है। मौका था दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सोह वोक के भारत दौरे का, जहां कोरियाई रक्षा मंत्री के सामने एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने भारतीय सेना की जांबाजी को एक बार फिर से साबित कर दिया। आगरा में भारतीय सेना के जवानों ने इस मौके पर पैरा ड्रॉपिंग और सर्जिकल स्ट्राइक का दिल दहला देने वाला प्रदर्शन किया। पैराट्रूपरों ने करीब 12,000 फुट की ऊंचाई से विमान से छलांग लगाई। इसके बाद करीब 80 पैराट्रूपरों ने स्टैटिक फ्लाइंग कूद का प्रदर्शन किया। यहाँ पर
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है यानी कि बीएमपी, और साथ में लाइट व्हीकल्स पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी गन्स भी मौजूद हैं। साथ में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा जिसमें पैराड्रॉप किए गए आर्मी के पर्सनल, ये 50th इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड है जिसके पर्सनल ने AN-32s के द्वारा पैराड्रॉपिंग की। साथ में उन्हें पैरामोटर का डिस्प्ले भी दिया गया, जो पैराशूट के साथ पैरामोटर होती है उसका डिस्प्ले भी दिखाया गया। तो ये एक तरह से एक विजिटिंग डिग्निटरी के लिए एक छोटा सा स्निपेट है, वो इंडिया की कैपेबिलिटी को और वॉर फाइटिंग एबिलिटी को का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। भारत और साउथ कोरिया दोनों साउथ चाइना सीज को फ्री और अनहिंडर्ड रखने के पक्ष में है। दोनों लोकतांत्रिक वैल्यूज़ रखते हैं और चाइना के साउथ चाइना सी में जो दक्षिण चाइना सागर जो है उसमें उसके एग्रेसिव मसल फ्लेक्सिंग के खिलाफ हैं। इसीलिए इंडिया और साउथ कोरिया नेचुरल एलाइज हैं। ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साउथ कोरिया के बहुत सारे आर्म फोर्सेस पर्सनल इंडिया में ट्रेन करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल में और काफ़ी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट्स में भी। तो ये एक तरह से इंडिया की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी का प्रदर्शन था। पैराट्रूपरों का ये जांबाज प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आश्वस्त करता है कि भविष्य में होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशनों को लेकर जहां दुश्मन के इलाकों में पहुंचकर हमला किया जाता है, भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारतीय सेनाओं ने इन पंक्तियों को बार बार साबित किया है। हमारी कोशिश है हमारे जाबाजों की हर कोशिशों को आपके सामने लाने की, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे आगे मौजूद हैं हमारे रक्षक।